तो राजा अभी तक हमने AS 19 में जो बातचीत कवर कर ली है वो ये है कि भाई साहब फाइनेंस लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। उसके बाद फाइनेंस लीज में हमने ट्रीटमेंट की बात कर ली थी कि फाइनेंस लीज का क्या ट्रीटमेंट होता है। अब फर्दर अगर मैं बात करूं तो हमने क्या नेक्स्ट कवर करना है, हमने ये कवर करना चाहिए कि ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, ओके। एंड उसके बाद हमने ये कवर करना चाहिए कि भाई सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अलाइंड है सबको यहां पे? बिल्कुल सर, डन डनाडन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो राजा एक डिस्कशन करते हैं, ऑपरेटिंग लीज क्या है। जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, ऑपरेटिंग लीज। हमारी रोजमर्रा के जीवन में जब हम बोलते हैं यार मैंने दुकान भाड़े पे लिया, यार मैंने दुकान भाड़े पे दिया, तो हम किस टाइप के एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, हम ऑपरेटिंग लीज के अंदर है। दैट इज यहां पे जो भाड़ा होता है, जो रेंट होता है, वो खर्चा और कमाई बनता है। सर खर्चा किसके लिए, लेसी पे करता है तो लेसी के लिए खर्चा, लेसर को मिलता है तो लेसर के लिए कमाई। अब रियल लाइफ में क्या मैं ये बोल सकता हूं रेंट का पर मंथ अमाउंट फिक्स्ड होता है, या फिर रेंट का पर एनम मतलब साल के 12 महीने का रेंट फिक्स्ड होता है? हां सर, रियलिटी में ये होता है। तो रियलिटी में आज तक जो हमने बचपन में सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा या हमारे 11th 12th में पढ़ा होगा, जब भी रेंट हमें मिला, जब भी हमें रेंट मिला हमने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया। अब AS 19 कुछ एडिशनल बात बताता है। AS 19 आपको कुछ एडिशनल बात बोलता है कि भाई साहब किस रेशियो में डालना है, इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड। अब क्या रियल लाइफ में हम कोई रेशियो का बेनिफिट देखते हैं क्या? नहीं। रियल लाइफ में जो रेंट है, भाड़ा मिला, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं। बट यहां पे AS 19 के अंदर आपको सवाल मिलेंगे कि जहां पे लीज रेंट पर मंथ का फिक्स्ड है या पर एनम का फिक्स्ड है, लेकिन आपको बेनिफिट का रेशियो दिया हुआ है, तो आपको बेनिफिट के रेशियो में उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो राजा एक काम करते हैं, इसे समझने के लिए, आपके मॉड्यूल में तो सवाल नहीं है, इसे समझने के लिए मैं एक सवाल आपके सामने लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, मशीन वॉज गिवन ऑन 3 years लीज। कौन सी वाली लीज? ऑपरेटिंग लीज, खुद ही बोल दिया। तो रेंट जो होगा वो लेसी के लिए एक्सपेंस, लेसर के लिए इनकम। बाय द डीलर ऑफ मशीन फॉर इक्वल एनुअल रेंटल्स टू यील्ड 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। उसने क्या कहा भाई साहब, एनुअल लीज रेंटल जो रहेगा उसने यील्ड करना चाहिए 30% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट ऑफ 2,25,000। ओके, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years एंड आउटपुट फॉर द मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 60,000, 75,000, 90,000, 120 एंड 1,05,000। ओके, चलिए CQ 11, चलिए बात करते हैं अभी ईयर 1 2 3 4 5। क्या आपको प्रोडक्ट यूनिट दे दिया क्या? हां सर हमें यूनिट दे दिया। तो क्या हमें बेनिफिट डिराइव्ड उसने बता दिया क्या? हां सर। बेनिफिट डिराइव्ड, ओके। कितना कितना? 60, 75, 90। 60,000, 75,000, 90,000, 1,20, 1,5। ओके, क्या यहां पे मेरे को आउटपुट दे दिया? यस। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो तो आपने लगाना है, बट यहां पे आपको आउटपुट दिया हुआ है, तो जो आपका डेप्रीसिएशन है वो किस प्रपोर्शन में है? इन द प्रपोर्शन ऑफ द आउटपुट। क्या मैं बोल सकता हूं एज पर AS 10
डेप्रीसिएशन यूनिट के बेसिस पे हो सकता है, बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन ने वही कहा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनुअल लीज रेंट। अब सर क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन हमें सिंपल कहा है कि भाई साहब आपने कमाई करके देनी है। भाई मैं जब कोई चीज भाड़े पे दे रहा हूं तो मुझे उस पर कमाई चाहिए, ठीक है। मेरा कॉस्ट क्या है? मेरा कॉस्ट है 2,25,000। इस पे मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है? 30%। तो 2,25,000 प्लस 30%, 2,92,500। आर वी क्लियर? सबको यहां तक अलाइंड है? किसी को कोई दिक्कत? अब राजा मेरे मुझे एक बात बताओ कि ये जो बंदा है, ये सेंसिबल बंदा ये बोलता है कि भाई साहब मुझे प्रॉफिट चाहिए 30% ऑन कॉस्ट, देयरफॉर टोटल लीज रेंट needed by lessor is 2,25,000 plus 2,25,000 into 30%। अरे जब हम कैलकुलेटर में करते हैं हम डायरेक्टली 30% ऐड कर देते हैं, बट 2,25,000 का 30%, ये हो गया 2,92,500। अब मुझे बात बताओ, वो बोल रहा है कि भैया 3 साल का लीज एग्रीमेंट है, तो जो एग्रीमेंट 3 साल का है और इस एसेट का यूजफुल लाइफ 5 साल है, 5 साल का उसने आउटपुट दे दिया, व्हाट इज एडवाइजेबल? तुम अगर उसको एडवाइस करते, तुम उसको पर एनम का रेंट कैसे बोलते थे? कैलकुलेट कर, ये तुम अपनी बुद्धि लगाओ। तुम बोलोगे देख भाई 2,92,500 तेरे को टोटल पैसा चाहिए, डिवाइड बाय 5 कर दे और खत्म कर। देयरफॉर रेंट पर एनम इक्वल टू 292,500 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, 58,500। तुम ये सजेशन देते देयरफॉर रेंट फॉर 3 years। $58,500 multiply by 3, 1,75,500। ये पहला ऑप्शन है, यहां पे रेंट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ है। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि मुझे बेनिफिट डिराइव्ड पता है और AS 19 बोलता है कि हम रेंट जो कमाई है या जो खर्चा है उसे बेनिफिट डिराइव के रेशियो में डालेंगे, तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं, 2,92,500 डिवाइड बाय, ये मशीन कितने यूनिट बनाएगी? 60,000, 75,000, 90,000, 1,20,000, 1,05,000। डिवाइड बाय 4.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 75,000, 90,000, क्योंकि 3 साल का रेंट एग्रीमेंट होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2,25,000। दैट इज, ये रेंट पर एनम है
ये रेंट पर एनम आएगा कि ये रेंट 3 इयर्स का आएगा? रेंट फॉर 3 इयर्स, क्योंकि भाई तुमने यूनिट्स ले लिए ना, ये 3 महीने का प्रोडक्शन है, सॉरी 3 साल का प्रोडक्शन है, तो ये 3 साल का रेंट है। ओके, तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, इंटू 5 डिवाइड बाय 3, फिर पर एनम निकाल सकते थे। ठीक है, दैट इज 292,500 डिवाइड बाय 4.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2,25,000, 146,250। therefore rent per annum rupees 146,250 divided by 3, 48,750। हाँ भाई साहब, तुम एडवाइस दो, तुम एडवाइस दो। किस एडवाइस, क्या एडवाइस है तुम्हारी? कि 3 साल का भाड़ा, क्योंकि भाड़ा तो इक्वल रहेगा, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि रेंट जो रहेगा वो इक्वल एनुअल रेंटल यील्ड में रहेगा। मतलब यहां पे एनुअल रेंट सेम रहेगा, एनुअल रेंट सेम रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि भाई साहब एक काम करो, तुम 3 साल का निकाल लो, 3 साल का निकाल लो। ओके डन, चलिए डन डन डन, यस सर, दिस इज प्रिफर्ड। ओके डन। अब सर क्या हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सर यही तो दिक्कत है, हमें कहा है कि भाई अब क्योंकि आपके पास बेनिफिट का रेशियो है तो आपने बेनिफिट के रेशियो में कमाई मानना चाहिए। अच्छा, तो टोटल रेंट फॉर 3 years is equal to rupees 146,250। therefore rent for year 1 equal to 146,250, year 2, year 3। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कितने से करूंगा? सर ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 75,000, ईयर 1 में 60,000, ईयर 2 में 75,000, ईयर 3 में 90,000। क्या मैं 60,000, 75,000, 90,000 को 60, 75, 90 लिख सकता हूं? यस। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं रेशियो में बांट रहा हूं। किस रेशियो में बांट रहा हूं? 60, 75, 90। क्या मैं फर्दर इसको ड्रिल डाउन कर सकता हूं? 15 4 जा, 15 5 जा, 15 6 जा। क्या ऐसा कर सकता हूं? हां सर। तो आप 4:5:6 में बांट दीजिए। तो इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय टोटल 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15। तो 146,250 इंटू 4 डिवाइड बाय 15, 39,000। तो पहले साल आपकी कमाई कितनी बननी चाहिए? 39,000 बननी चाहिए। 146,250 इंटू 5 डिवाइड बाय 15। दूसरे साल में आपकी कमाई बननी चाहिए 48,750। और तीसरे साल में आपकी कमाई बननी चाहिए 146,250 इंटू 6 डिवाइड बाय 15, 58,500। सबको क्लियर है? अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारी चक्रियां चालू हो जाएंगी घूमना। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चक्री चालू हो जाएंगी घूमना, मेरे को समय दो। लीज रेंटल इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ऑपरेटिंग ईयर। मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहूंगा इसके बाद।
जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ लेसर, जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ लेसर। क्या लेसर के पास पैसा आ रहा है? यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। कितना पैसा आ रहा है? सर रेंट का पेमेंट सेम है, रेंट का पेमेंट सेम है, 48,750 हर साल लेसर को मिलेगा। 48,750, 48,750, 48,750। पहली चीज, रेंट का कैलकुलेशन कैसे हुआ? बेस्ड ऑन यूनिट्स, और कॉमन सेंस हमारा कहता है कि बेस्ड ऑन यूनिट करना चाहिए, क्योंकि हर साल में अलग अलग यूनिट बना रही है वो मशीन, तो हमने बेस्ड ऑन यूनिट रेंट कैलकुलेट करना चाहिए। तो हमने 3 साल का रेंट बेस्ड ऑन यूनिट कैलकुलेट कर लिया, और फिर हमने निकाला कि भाई टोटल रेंट होता है 146,250, तो पर एनम कितना होगा, क्योंकि मिलना तो इक्वल अमाउंट ही है। अब इसमें से कमाई कितनी माननी है? 2 लीज रेंट, और बाद में फिर लीज रेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। सर पहले साल में कमाई कितनी माननी है? 39,000। दूसरे साल में कितनी कमाई माननी है? 48,750। तीसरे साल में कितनी कमाई माननी है? 58,500। ये है एज पर AS 19। रियलिटी में ऐसे नहीं होता, रियलिटी में बैंक अकाउंट डेबिट 48,750 टू लीज रेंटल 48,750, बात खत्म। क्योंकि यहां पे हमें यूनिट कितने बनेंगे पता है, इसलिए तामझाम कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कमाई 39,000 है, आपको मिले 48,750, तो क्या आपको एडवांस इनकम मिल गया? क्या आपको एडवांस इनकम मिल गया? हाँ सर, हमको इनकम इन एडवांस मिल गई है। तो यहां पे लीज रेंट एडजस्टमेंट अकाउंट खोल दो। सर लीज रेंट एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह क्या हम एडवांस इनकम अकाउंट लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप एडवांस इनकम अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन एएस बोलता है कि भाई तुम एडजस्टमेंट अकाउंट खोल दो, तो हम एडजस्टमेंट अकाउंट खोल देते हैं। 48,750 माइनस 39,000, 9,750। यहां पे तो कुछ नहीं है। उसके अगले साल, उसके अगले साल मेरी कमाई है 58,500, मेरी कमाई है 58,500, मेरे को मिला है 48,750। क्यों? बिकॉज पहले आपको एक बार एडवांस में कमाई आई थी, लेस लीज रेंट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 48,750 माइनस 58,500, 9,750। ओके, डन। तो एक बार वापस बोलता हूं, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है? पहले बात, वो ऑपरेटिंग लीज है। बिल्कुल सर, वो ऑपरेटिंग लीज है। तो क्वेश्चन ने आपको कहा कि भाई जब ऑपरेटिंग लीज होती है, तो जो भी रेंट मिलता है उसे खर्चा मानना या कमाई मानना, डिपेंडिंग अपॉन कौन है, लेसर की लेसी। तो यहां पे लेसर था, लेसर के लिए वो कमाई है। अब मुद्दे की बात, लेसर जो रेंट लेगा लेसी से, मैंने तुम्हें दो ऑप्शन दिया कि वो रेंट कैसे लेगा। एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, 5 साल में 3 साल लेसी के पास है, तो वो कैसे लेगा लेसी से पैसा? ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं।
हाँ जी। तो लेसी से कैसा पैसा लेगा? वो लाइफ पे लेगा कि यूनिट्स पे लेगा? सर सिंपल बात है, वो यूनिट्स पे लेगा, और जो लेसी है वो भी यूनिट्स पे पैसा देगा, बिकॉज हर साल का यूनिट अलग अलग है। तो हमारा प्रिफर्ड क्या था कि हम यूनिट के बेसिस पे रेंट लेंगे। अब टोटल ये मशीन कितने यूनिट बना सकती है? 4.5 लाख। कितने बना रही है 3 साल में? 2,25,000। ठीक है। अब सर 290 to 500 का क्या गेम है? लेसी रेंट देगा, लेसर को रेंट चाहिए, तो लेसर क्या बोल रहा है कि भाई साहब मैंने एसेट 2,25,000 में खरीदा, मेरे को 30% उस पर कमाई चाहिए। तो हमने 290 to 500 कैसे निकाला? 2,25,000 और उस पर 30% जोड़ के 290 to 500 निकाला। तो हमारा रेंट आ गया 3 साल का, डिवाइड बाय कर दिया हमने 3 से, 48,750। मतलब जो लेसर है उसको लेसी से 48,750 मिलेंगे हर साल। 48,750, 48,750, 48,750। रियल लाइफ में क्या होता है? ये 48,750 आपकी कमाई बन जाती है। लेकिन AS19 क्या बोलता है? अगर आपके पास बेनिफिट किस रेशियो में डिराइव हो रहा है, अगर उसका डेटा अवेलेबल है, तो ये आपकी कमाई उसी रेशियो में बनना चाहिए। तो अब बेनिफिट कैसे है? 60,000 यूनिट्स अभी बनेंगे, 75 बनेंगे, 90 ऐसे बनेंगे। ठीक है। तो किस रेशियो में जाना चाहिए? 65, 75 और 90। तो 60, 75 और 90, दैट इज 15 के टेबल से करोगे तो 4:5:6। इन सब का टोटल मारो, 15 होता है। तुमको अगर रेशियो में बांटने नहीं आता है तो 4 डिवाइड बाय 15, ये देखो, ये 3 साल का रेंट है। अब ये 3 साल के रेंट को मैं प्रपोर्शनेटली बांट रहा हूं, मेरे कमाई दिखा रहा हूं कि कौन से साल में कितनी कमाई होनी चाहिए। तो 146 250 इंटू 4/5, 5/15, 6/15। मैंने 4/5 गलती से बोल दिया। 4/15, 5/15, 6/15। क्या मेरी कमाई आ गई? यस सर। लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मेरी कमाई आ गई कि हर साल कमाई कितनी होनी चाहिए? यस। तो इतनी कमाई आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, और जब भी डेबिट और क्रेडिट में कुछ भी फर्क रहेगा तो वहां पे हम एक अकाउंट खोल देंगे, लीज रेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। लीज रेंट एडजस्टमेंट अकाउंट ये एक तरह से आपका जो कम ज्यादा हो रहा है, पैसा ज्यादा मिला, कमाई कम दिखानी है, कमाई ज्यादा है, पैसा कम मिला, तो ये जो चीजें हैं ये अकाउंट इसको एडजस्ट करते चलता है। ठीक है। आर वी क्लियर? अब भाई एडवांस क्यों मिला? एडवांस तो मिलना ही है ना भाई। उन दोनों के बीच में तय हुआ है कि 48,750 हर साल का पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब कितनी कमाई मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो बात की बात है, इतना पेमेंट करना है भाई साहब हर साल। ठीक है। आर बी क्लियर? अब सर उनके बीच भाई ये होता है रियल लाइफ में कि रेंट पेमेंट सेम होता है। AS19 को अलग चीज बता रहा है तुमको, तो वो चीज सीखो और कुछ नहीं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मेरा इस चैप्टर में आखिरी डिस्कशन है सेल एंड लीज बैक। सर अब ये कौन सी बला है? देखो अभी तक तुम क्या कर रहे थे? अभी तक जब तुम फाइनेंस लीज पढ़ते थे उधर क्या था? लोगों ने एसेट बेच मारा, बट उसे एसेट का सेल नहीं दिखा रहे थे। ठीक है। वो क्या दिखा रहे थे? हमने एसेट भाड़े पे दिया है और ये हमें रेंट मिल रहा है। हमने बोला भैया ऐसा नहीं चलेगा, ये फाइनेंस लीज है, तुम इसे सेल दिखाओ और आगे वाला इंसान परचेज ऑफ एसेट दिखाएगा, बात खत्म। ठीक है। लेकिन अब ये उल्टा है। अब ये उल्टा क्या है? अब लोगों को लगा अरे यार यहां पे तो हम पकड़े गए, यहां पे तो हम पकड़े गए। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको प्रॉफिट में मैनिपुलेशन करने थे, जैसे कि उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होते हैं या उन्हें कम प्रॉफिट चाहिए। सर इन द सेंस उन्हें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, उन्हें लॉस दिखाना है। तो लोग क्या करते हैं? समझो मैं और मेरी वाइफ सिमरन, मैंने क्या किया? मेरे पास एक एसेट है, मैंने एसेट
सिमरन को बेच दिया, एक्चुअल सेल का एंट्री मारा, ठीक है। यहां पे क्या है, एक्चुअल सेल का एंट्री मारा और मुझे सेल करते वक्त प्रॉफिट या लॉस हुआ। ओके, अब अगर मुझे अगर लोन चाहिए तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तो मैंने ज्यादा भाव पे बेच दिया। मतलब उस एसेट का कैरिंग अमाउंट, मतलब बैलेंस शीट में वैल्यू थी 1 लाख। अगर तुम सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे तो उसी मशीन का वैल्यू 1,05,000। मैंने सिमी को 10 लाख में बेच दिया। मैंने सिमी को क्या बेच दिया, 10 लाख में बेच दिया, और फिर सिमी ने वही एसेट मुझे भाड़े पे दे दिया, ठीक है। तो अगले साल में भाड़ा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉसेस आ जाएंगे, ठीक है। तुम समझ पा रहे हो इधर क्या हो रहा है। मैंने ज्यादा भाव पे बेचा तो सिमी मेरे से जो लीज का भाड़ा लेगी वो ज्यादा लेगी, या मुझे ना इनकम टैक्स बचाना था तो मैंने लॉस ऑन एसेट दिखा दिया। क्या दिखा दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट की वजह से मेरा इनकम टैक्स कम आ गया। अब एसेट क्योंकि मैंने नुकसान पे बेचा, तो 1 लाख का एसेट मैंने 10,000 में बेचा, तो मैंने सिमी को 10,000 में बेचा, सिमी ने मेरे को भाड़े पे दे दिया। अब क्योंकि 10,000 रुपए का एसेट वापस भाड़े पे गया है, तो क्या लीज रेंट भी कम हो जाएगा, यस। तो लोग ये अतरंगी पर ना करने लगे, ठीक है। तो अब AS19 फिर बावला हो गया, बोले इनकी ऐसी की तैसी, ये लोग परेशान कर रहे हैं हमको। तब AS19 ने बोला सिमी ने जो लीज बैक किया है क्या वो फाइनेंस लीज है क्या, चेक करो। जो सिमी ने लीज बैक किया है क्या वो फाइनेंस लीज है। अगर तुम्हारा आंसर आ गया हां, तो या तुम ये समझो कि ऋषभ के पास जो एसेट आया है क्या वो फाइनेंस लीज के तहत आया है। हां, सिमी ने लीज बैक किया, अगर वो फाइनेंस लीज है तो ऋषभ के लिए वो फाइनेंस लीज बनेगा, बिल्कुल। तो ऋषभ को बेचने पे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आया है उसे डेफर कर देना। डेफर कर देने का मतलब पूरा लॉस 1 साल में नहीं दिखाना है, पूरा प्रॉफिट 1 साल में नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर जो लीज हुआ है वो 5 साल के लिए हुआ है तो आपने इस प्रॉफिट और लॉस को 5 साल में डेप्रीशिएट कर देना चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये एसेट 5 साल का और ये फाइनेंस लीज है, हेलो, अगर ये फाइनेंस लीज है तो ये ऋषभ के लिए एसेट बन जाएगी। एसेट बनेगा तो एसेट पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। एसेट पे क्या चार्ज होगा, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करते वक्त अगर तुमने पीरियड लिया है 5 साल, तो ये प्रॉफिट और लॉस को 5 साल में डिवाइड करके, प्रॉफिट एंड लॉस को 5 साल में डिवाइड करके तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। वापस से बोल रहा हूं, सपोज प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का या लॉस हुआ है 3 लाख का, और मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करने वाला हूं SLM बेसिस में, जिसके लिए यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 प्रॉफिट कितना जाएगा या लॉस कितना जाएगा, 10 लाख डिवाइड बाय 5, मतलब हर साल 2-2 लाख का प्रॉफिट जाएगा, या फिर हर साल 60-60 हजार का लॉस जाएगा। पूरा प्रॉफिट या पूरा लॉस एक साथ नहीं जा सकता। आर वी क्लियर। किसके बुक्स में, ऋषभ के बुक्स में। मुझे बात बताओ, बेचारी सिमरन कितनी अच्छी है, उसने 10 लाख रुपए का एसेट उसने खरीदा और उसने जब लीज बैक किया तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज भी 10 लाख है। तो सिमी को कोई फायदा भी नहीं है, सिमी को कोई नुकसान भी नहीं है। बट यहां किसकी बात हो रही है कि ऋषभ ये जो हरकतें कर रहा है, ये हरकतों का जवाब AS19 देगा। क्या सबको समझा? एवरीवन क्लियर, एवरीवन क्लियर और नॉट? चलो, यहां पे मैं हूं, मेरे पास एक मशीन है,
जिसका कैरिंग अमाउंट है 10 लाख, जिसका कैरिंग अमाउंट है 10 लाख, मैंने वो अपनी वाइफ को बेच दिया। कितने में बेचा? 15 लाख में बेचा। ओके, और मेरी वाइफ ने वही एसेट मुझे वापस लीज बैक कर दिया। अब क्या ये फाइनेंस लीज है? यस सर। तो अब सबसे पहले डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल, बैंक डेबिट 15 लाख, टू मशीन 5 लाख। ये किसके बुक्स में? बुक्स ऑफ ऋषभ सर। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, मशीन अकाउंट क्रेडिट, मशीन का वैल्यू था 10 लाख, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधा लिख दे रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है। ठीक है, अब क्या हुआ? यही एसेट लीज बैक हो गया, यही एसेट लीज बैक हो गया। जैसे ही लीज बैक हुआ, AS19 कम्स इनटू पिक्चर, और AS19 बोलता है भाइयों बहनों और मेरे प्यारे राजाओं, सब यहां पे ध्यान दो, क्योंकि ये फाइनेंस लीज है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू सिमरन, टू सिमरन। ठीक है, मैं सिमरन को इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा हूं, मैं सिमरन मैम को इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा हूं। ठीक है, ओके, कितने पे? 15 लाख पे अकाउंटिंग होगी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू 15 लाख हो रहा है, और फेयर वैल्यू भी 2 मिनट के लिए 15 लाख है, मान लो 2 मिनट के लिए। ठीक है, ओके, तो ये 15 लाख हो गया, डन डनाडन। अब बात को समझो, ये जो एसेट है इसको मैं डेप्रीशिएट करने वाला हूं SLM बेसिस पे 5 इयर्स में। ओके, तो आपका डेप्रीसिएशन डेबिट कितना होगा? 15 लाख डिवाइड बाय 5, 3 लाख रुपए टू एसेट या अक्यूमुलेटेड प्रोविजन। ठीक है, तो अब एस क्या बोलता है, भाई साहब तुमने डेप्रीसिएशन को एसेट के यूजफुल लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और क्योंकि जो एसेट तुमने बेचा था वही लीज बैक होके आ गया, तो ये जो प्रॉफिट है तुमने जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में डाला था ये गलत है। ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? डेफर्ड इनकम। ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगी डायरेक्टली, ये तुम्हारी क्या बन जाएगी? डेफर्ड इनकम। और फिर ईयर एंड पे तुमने डेफर्ड इनकम क्रेडिट था, तो डेफर्ड इनकम में से जो कि आपका बेसिकली सेल ऑन एसेट का प्रॉफिट है, उसमें से तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डालना है? डेफर्ड इनकम कितनी है? 5 लाख, उसको एसेट के यूजफुल लाइफ में डिवाइड करके दैट इज 1 लाख रुपए डालना है। कितना डालना है? 1 लाख। अब तुम देखो AS19 बनाने वाले भी क्या कलाकार है। अगर ये सेल और लीजबैक नहीं होता, अगर ये सेल और लीजबैक नहीं होता तो ये 10 लाख, क्योंकि एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल और होगी, तभी तो डेप्रीशिएट 5 साल में कर रहा है। अगर ये सेल और लीजबैक नहीं होता तो आपका 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन जाता था, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कितना होता था? 2 लाख। क्योंकि ये सेल और लीजबैक है, डेप्रीसिएशन बढ़ गया 3 लाख से, बट यहां पे कमाई आ गई 1 लाख, तो नेट कितना हो गया? तीन लाख का खर्चा, 1 लाख की कमाई, बधाई हो, 2 लाख हो गया। तो क्या ये जो हरकत की गई थी, ये जो हरकत की गई थी मेरे द्वारा,
क्या ये हरकत को फेल कर दिया गया है AS 19 के द्वारा? बिल्कुल सर। ये है आपका सेल एंड लीज बैक, अगर फाइनेंस लीज हुआ है तो। ठीक है, डन। चलिए, अब सर अगर ये ऑपरेटिंग लीज है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं जिस पे सवाल पूछे जाते हैं वो ऑपरेटिंग लीज के सवाल होते हैं। ठीक है सर, चलो एक क्वेश्चन कराओ हम आपको, फिर आ जाओ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3। भाई ठंड लग रही। A Limited sold machinery having WDV 40 lakh to B Limited for 50 lakh and the same machinery was leased back by B to A Limited. Oh my God! मेरा एक मशीन है जिसका कैरिंग अमाउंट 40 लाख है और जिसको बेचा गया है 50 लाख में। यहां तक तो ठीक था, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन ने बता दिया ये लीज बैक क्या है, ऑपरेटिंग लीज। बस यही तुम्हारी मेहनत होगी। सबसे पहले अगर ऑपरेटिंग लीज का कुछ आता है कैलकुलेशन, तुमने डब्बा फॉर्मेट बनाना चाहिए, तुमने डब्बा फॉर्मेट बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, व्हाट इज डब्बा फॉर्मेट? आई एम टेलिंग यू व्हाट इज डब्बा फॉर्मेट। 3 डब्बे। पहला डब्बा सेल प्राइस का, महफिल महफिल ढूंढ रहा था मैं लो की मंजिल, डा डा डा। चलो 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 चलो, इलस्ट्रेशन 3। पहला है आपका ए, सेल प्राइस, और यहां पे हम लिख देंगे केस नंबर। ABCD, ABCDEF। पहला है आपका सेल प्राइस, दूसरा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू बेसिकली ये वो वैल्यू है दैट इज कहीं ना कहीं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, रिकवरेबल अमाउंट, ये सारी बातें हैं। फेयर वैल्यू क्या है? ये बेसिकली हमने पढ़ा था AS 28 इंपेयरमेंट लॉस। तो इंपेयरमेंट लॉस के तरफ जो आपको फेयर वैल्यू दी जाती, दैट इज आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया जाता था। मान लो वही रिकवरेबल अमाउंट को यहां उन्होंने फेयर वैल्यू का नाम दिया हुआ है। वही रिकवरेबल अमाउंट को क्या नाम दिया हुआ है? फेयर वैल्यू का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और सी, कैरिंग अमाउंट। ओके सर, फॉर्मेट खत्म नहीं हुआ? नहीं, फॉर्मेट खत्म नहीं हुआ अभी। यहां पे आएगा आपका इंपेयरमेंट लॉस। हेलो, इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हो सर? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हो? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। यहां पे रिकवरेबल अमाउंट को क्या नाम दिया गया है? फेयर वैल्यू। तो यहां पे आपका हो जाएगा कैरिंग अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू। ओहो, ठीक है। अब तुम्हें दूसरा कॉलम बोला हुआ है डेफर्ड इनकम का कॉलम। डेफर्ड इनकम का कॉलम। व्हाट इज डेफर्ड इनकम? डेफर्ड इनकम इज तुमने जो चोट्टेबाजी किया उसका प्रूफ। तुमने जो चोट्टेबाजी किया उसका प्रूफ। ठीक है, दैट इज
तुमने फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेचा, तुम्हारे चोट्टेबाजी का प्रूफ, ठीक है। एंड बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है भाई, ये आपका पूरा फॉर्मेट रहेगा। चलो, क्या मेरा कैरिंग अमाउंट 40 लाख है और सेल अमाउंट 50 लाख है? हाँ सर, आपका कैरिंग अमाउंट 40 लाख है, सेल अमाउंट 50 लाख है। क्या हर सिनारियो में सेम है? अरे बिल्कुल, हर सिनारियो में सेम है। चलिए, सेल प्राइस ऑफ 50 लाख इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो पहले सिनारियो में आपको फेयर वैल्यू दिया हुआ है, सेल प्राइस और फेयर वैल्यू सेम है। ओके सर, बेटा मेन गेम फेयर वैल्यू का ही है, तुम बता रहा हूं। फेयर वैल्यू 60, फेयर वैल्यू 60, ओ माय गॉड, फेयर वैल्यू 45, सेल प्राइस 38 लाख। सेल प्राइस कितना है? 38 लाख। डन। इसमें सवाल में चेंज कर दिया, फेयर वैल्यू 40, सेल प्राइस 50। फेयर वैल्यू 40 और सेल प्राइस 50। फेयर वैल्यू 46, सेल प्राइस 50। फेयर वैल्यू 35 और सेल प्राइस 39। ओके, सबसे पहले आपको इंपेयरमेंट लॉस निकालना। व्हाट डू यू मीन बाय इंपेयरमेंट लॉस? सर, मेरा एसेट उसके रिकवरेबल अमाउंट दैट इज AS19 के अंदर उसके फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस निकालो। चलो, किसको देखोगे? करंट एसेट, सॉरी, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। क्या मेरा कैरिंग अमाउंट 40 है, मैं रिकवरेबल अमाउंट 50 है, दैट इज फेयर वैल्यू 50 है? हाँ, तो सर ये तो पॉजिटिव फिगर है, इसका मतलब कैरिंग अमाउंट मेरे रिकवरेबल अमाउंट उर्फ फेयर वैल्यू से कम है, चलेगा। हमने को क्या चाहिए? पॉजिटिव फिगर चाहिए। 40 माइनस 60 पॉजिटिव फिगर नहीं आता, 40 माइनस 45 पॉजिटिव फिगर नहीं आता, 40 माइनस 40 पॉजिटिव फिगर नहीं आता, 40 माइनस 46 पॉजिटिव फिगर नहीं आता, 40 माइनस 35 क्या पॉजिटिव फिगर आ गया? यस। तो मेरा इंपेयरमेंट लॉस हो गया 5 लाख का। मेरा इंपेयरमेंट लॉस है 5 लाख का। सबको पहली चीज क्लियर है? ओके, अब एवरीवन, दूसरा है तुमने चोट्टेबाजी किया। चोट्टेबाजी का किया मतलब फेयर वैल्यू से ज्यादा भाव में बेचा, मतलब तुम जबरदस्ती कमाई दिखा रहे हो। यहां लॉस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कमाई की बात हो रही है। मतलब फेयर वैल्यू 50 है, तुमने 50 से ज्यादा में दिखाया। अच्छा, फेयर वैल्यू 50 है, बेचा भी 50 में, एकदम डन डनाडन टकाटक सही चीज है। फेयर वैल्यू 60 है, बेचा 50 में, कुछ नहीं करना, इनकम चाहिए इनकम। फेयर वैल्यू 45, बेचा 38 में, कुछ मत करना। फेयर वैल्यू 40, बेचा 50 में, किया ना छोटा बना तुमने। जो चीज 40 की है उसको तुमने बेचा 50 में, तो ये तुमने गलत कर दिया भाई साहब, ये तुमने गलत कर दिया। ये डेफर्ड इनकम है, ये डेफर्ड इनकम है, तो तुम्हें पता है कि डेफर्ड इनकम के साथ क्या करना है। रिकॉग्नाइज्ड ओवर लीज पीरियड, ठीक है। किस पे रिकॉग्नाइज करना है? लीज पीरियड में इस इनकम को रिकॉग्नाइज कर देना। चलिए, ओके, अब 46 की चीज 50 में बेची, किया छोटा बना वापस 4 लाख, ठीक है। 35 की चीज 39 में बेची, फिर किया छोटा बना 4 लाख। चलो, किसी को यहां तक कोई दिक्कत?
चलिए सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एसेट के बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दैट इज सेल प्राइस माइनस कैरिंग अमाउंट सब्जेक्ट टू इंपेयरमेंट लॉस एंड डेफर्ड इनकम। बोलो जी, 40 की चीज तुमने 50 में बेची, कितने अच्छे इंसान हो, 10 लाख का प्रॉफिट। ओके, 40 की चीज 50 में बेची, 10 लाख का प्रॉफिट। 40 की चीज 38 में बेची, ओ माय गॉड मेरे को बड़ा दुख हुआ, 2 लाख का नुकसान। 40 की चीज 50 में बेची, 10 लाख का फायदा। लेकिन वो जो 10 लाख है, क्या वो तुम्हारा डेफर्ड इनकम में दिख रहा है? हां सर, 40 की चीज 50 में बेची, 10 लाख का फायदा, बट वो फायदा क्या है? डेफर्ड इनकम है। बेसिकली तुमने फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेचा, तो वो फायदा ऑलरेडी डेफर्ड इनकम के नाम से दिख रहा है। तो क्या यहां पे कुछ भी आएगा? क्या द आंसर इज नो। आर वी क्लियर? फायदा 10 लाख का है, लेकिन पूरा का पूरा डेफर्ड इनकम है। आगे, 40 की चीज 50 में बेची, कितने का फायदा? 10 लाख का फायदा। 10 लाख में से 4 लाख ऑलरेडी यहां दिखा चुके हो, तो कितना बचा? 6 लाख। ठीक है, आओ इधर। 40 की चीज 39 में बेची, 4 लाख का नुकसान। क्या इस लॉस को रिकॉग्नाइज करूंगा? द आंसर इज नो। देखो बेटा, डबल स्टार क्यों? देखो, 40 की 39 में बेची तो 1 लाख का नुकसान। अब 1 लाख आपका ऑटोमेटिकली दिख रहा है, 5 लाख आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा इमीडिएटली, और जो 4 लाख है वो आपका डेफर्ड इनकम के तौर पे दिखेगा। मैं बोल रहा हूं, तुम ये मत सोचो कि भाई ये 5 लाख तुरंत जा रहा है, 4 लाख इंस्टॉलमेंट में जाएगा। क्या नेट 1 लाख का लॉस जा रहा है ओवरऑल? क्या 1 लाख का लॉस ओवरऑल जा ही रहा है? द आंसर इज यस। हमारा सवाल यहां पे खत्म होता है। ठीक है, तो अब सर हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? आपने टेबल बनाया, सॉल्यूशन में लिखना केस नंबर ए 10 लाख ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केस नंबर बी 10 लाख ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केस नंबर 3 2 लाख लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केस नंबर डी 10 lakh profit is treated as deferred income and will be transferred to profit and loss account based on term of lease. ठीक है, based on term of lease. Point number E, 4 lakh income, there is a profit of total 10 lakh. Out of that 6 lakh will be transferred immediately, 4 lakh will be treated as deferred income and will be transferred to profit and loss account over the lease period. ठीक है, लास्ट वाला केस में वापस समझाना चाहूंगा। 40 लाख की चीज 39 में बिकी, तुम्हें दिख रहा है 1 लाख का नुकसान है? क्या तुम्हें दिख रहा है 1 लाख का नुकसान है ओवरऑल? अब हम ऑलरेडी 1 लाख रुपए का नुकसान दिखा रहे हैं, हम ऑलरेडी 1 लाख रुपए का नुकसान दिखा रहे हैं। दैट इज, ये आपका इंपेयरमेंट लॉस है और ये आपका डेफर्ड इनकम है। ये क्या है आपका? डेफर्ड इनकम, और ये आपका इंपेयरमेंट का लॉस। तो ये आपका डेबिट फिगर है, ये आपका क्रेडिट फिगर है। तो ओवरऑल मैं 1 लाख का लॉस तो बुक ही कर रहा हूं ना, 5 लाख डेबिट, 4 लाख भले ही एग्जाम्पल के तौर पे 4 सालों में क्रेडिट होगा। 4 लाख अगर लीज टर्म 4 साल है तो 4 लाख में 4 लाख डिवाइड बाय 4, भले ही 1-1 लाख रुपए करके 4 सालों में जाएगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, लार्जर देन लाइफ जूम आउट करके देखोगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा 5 लाख का नुकसान है, 4 लाख का फायदा, भले ही वो 4 साल में प्रपोर्शनेटली जाएगा, बट नेवरदीलेस
क्या ओवरऑल 1 लाख का लॉस चला गया? द आंसर इज यस। ठीक है, डन सर, बिल्कुल। लेकिन सर हमें एक और प्रैक्टिस करना है। तुम्हें एक और प्रैक्टिस करना है ना? लो, तुम्हारे लिए आईसीए ने दिया हुआ है। चलो एक और प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में। बिल्कुल। अब इसका जवाब आप देंगे। जलते नहीं मुन्ना, जलते नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14। हाँ जी, कितने केसेस है यहां पे? 1 2 3 4 5, 5 केस। 1 2 3 4 5। ओके, डब्ल्यूडी मतलब कैरिंग अमाउंट। कितने बेचा? 400 लाख में। तो ये हो गया 300 300 300 300 300। कितने बेचा? 400 400 400 400 400। पीछे कुछ चेंज बोला तो चेंज कर लेंगे। सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो यहां पे फेयर वैल्यू और दोनों सेम है। फेयर वैल्यू 4.5 लाख है। ओके, फेयर वैल्यू 3.5 लाख है, सेल प्राइस 250 है। फेयर वैल्यू 3.5 लाख और सेल प्राइस 250। ओके, फेयर वैल्यू 300 लाख और सेल वैल्यू 400। फेयर वैल्यू 250 लाख एंड सेल प्राइस 290। ओके, वापस से एक बार हम करेंगे। पहला इंपेयरमेंट लॉस निकालना है। इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट उर्फ यहां पे फेयर वैल्यू, सीए माइनस एफवी। 300 माइनस 400, 300 माइनस 400 क्या पॉजिटिव फिगर है क्या? नहीं। 300 माइनस 450 पॉजिटिव है क्या? नहीं। 300 माइनस 350 पॉजिटिव है क्या? नहीं ना, इधर है, इधर आ गया सर। 300 माइनस 250, 50 लाख का इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये डेबिट होता है। कहां डेबिट होगा? विद द नेम इंपेयरमेंट लॉस। कब डेबिट होगा? तुरंत के तुरंत। और कहां डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ओके सर। अभी हम पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहे? मेरे लाल, व्हाट डू यू मीन बाय इंपेयरमेंट? एसेट का वैल्यू कम होना। 300 लाख का एसेट का वैल्यू है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, उसे इंपेयरमेंट बोलते हैं क्या? रे क्या कर रहा है? इधर आ। 300 माइनस 400, इंपेयरमेंट मतलब वैल्यू कम होना होता है। AS 28। डेफर्ड इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड इनकम? तुमने चोट्टापना दिखाया। एसेट के ट्रू वैल्यू दैट इज फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेचा। ट्रू वैल्यू दैट इज फेयर वैल्यू से ज्यादा में बेचा। 400 की चीज 400 में बेची, चोट्टापना नहीं किया। 450 की चीज 400 की बेची, यहां तो चोट्टापना है ही नहीं। 350 की चीज 250 में बेची, कोई बात नहीं। 300 की चीज 400 में बेची, 300 की चीज 400 में बेची, भाई साहब तुमने चोट्टापना किया है। 100 लाख रुपए का फायदा। कितने का फायदा? 100 लाख रुपए का फायदा। और ये फायदा क्या तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है कि नहीं? आप इसे डेफर करके दिखाओगे ओवर लीज पीरियड। आओ, 250 की चीज 290 में गई, 250 की चीज 290 में गई, किया चुट्टापना तुमने।
ये क्रेडिट होगा एज डेफर्ड इनकम। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर लीज पीरियड, ओवर लीज पीरियड। ठीक है, चलिए आगे आओ। मतलब इंपेयरमेंट लॉस तुरंत के तुरंत जाता है, डेफर्ड इनकम थोड़े टाइम में जाता है, ईयर ऑन ईयर जाता है। ठीक है, अब इधर आओ। अब तुम्हें क्या करना है भैया, हमारे एसेट का बैलेंस शीट में वैल्यू कितना है और एसेट को बेचा कितने में। यहां पे 100 लाख रुपीस का प्रॉफिट, एकदम टकाटक। 300 की चीज 400 में गई, वापस से 100 लाख रुपीस का प्रॉफिट, टकाटक। 300 की चीज 250 में गई, ओ माय गॉड, 250 रुपए का, सॉरी 50 लाख का नुकसान। 300 की चीज 400 में गई, सर 100 का फायदा, लेकिन ये 100 लाख का फायदा पूरा का पूरा डेफर्ड इनकम है, कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, 300 की चीज 290 में गई, 300 की चीज 290 में गई, सर 10 लाख रुपए का नुकसान। क्या वो ऑलरेडी तुम्हें नुकसान दिख रहा है क्या? 10 लाख का नुकसान, नुकसान मतलब डेबिट, 50 लाख डेबिट, 40 लाख क्रेडिट। क्या तुम्हें नेट 10 लाख ऑटोमेटिकली दिख रहा है? हां, तो इधर भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, डन, सबको अलाइंड है? डन डन डन। अच्छा, अब इसका एक एक्सेप्शन है सर ये तुरंत के तुरंत सारे के सारे कहां चले जाएंगे? इमीडिएटली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सब यहां पे ध्यान देंगे, ये जो लॉस होते हैं ना, ये लॉस के रिगार्डिंग एक एक्सेप्शन है। देखो भाई साहब, तुम समझो एक्सेप्शन क्या है इसका। एक्सेप्शन का मतलब लॉस विल बी डेफर्ड ओवर लीज पीरियड। सब मतलब वो तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, नहीं, उसका एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है सुन लो, ये सेल और लीज बैक है, ये सेल एंड लीज बैक है, बिल्कुल सर, ये सेल एंड लीज बैक है। तो अब मेरे बैलेंस शीट में एसेट का वैल्यू दिख रहा है 50 लाख, उसका फेयर वैल्यू भी 50 लाख है, बट मैंने बेचा 40 लाख में। मैंने बेचा कितने में? 40 लाख में, तो 10 लाख का नुकसान आ रहा है। ओके, अब जो मेरी वाइफ है सिमरन, वो मेरे को लीज बैक कर दे रही है वापस। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग लीज है, वो मुझे लीज बैक कर दे रही है वापस। तो अब यहां पे एस बोलता है जो लीज बैक हो रहा है हम चेक करेंगे क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू, क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू के बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, अगर हमें ऐसा लगा कि तुमने लॉस पे बेचा और जो लीज बैक हो रहा है उसका लीज रेंट कम है कंपेयर टू जितना होना चाहिए, वापस से सुनो, तुमने नुकसान पे बेचा, 50 की चीज 40 में बेची। अगर आप फायदे ज्यादा महंगे पे बेचते हो तो लीज रेंट भी ज्यादा होता है। अगर आपने लॉस पे बेचा और हमने ये देखा कि भाई जो लॉस में तुम बेच रहे हो एसेट उसको तुमने लीज बैक किया और जो लीज रेंट है वो मार्केट रेट से कम पर है, वो क्या है? मार्केट रेट से कम पर है, तो ऐसे सिनारियो में हम जो लॉस है उसको भी डेफर कर देंगे। ये हम चेक करेंगे, तुम ऐसा मत मानना कि हम चेक नहीं करने वाले, ये याद रखियो। तुम जब लीज बैक कर रहे हो तो हम देखेंगे कि भाई ये टाइप का एसेट मार्केट में किस भाव पे लीज बैक होता है या लीज होता है। अगर हमें पता चला कि तुम्हारा लीज रेंट दूसरों के मुकाबले कम है तो हम इस लॉस को भी डेफर कर देंगे। सबको समझा?
बट इस पे सवाल पूछता है क्या? नहीं, ये आपको सिर्फ बताने के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, तो आपका एक और एएस यही पे समाप्त होता है मेरे साथ। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा एएस शिद्दत से डिस्कस कर लिया है। जितना भी जो भी रेलेवेंट मुझे डिस्कशन चाहिए था इस एएस के अंदर हमने हर बारीकी कवर की है जितनी मुझे कवर करनी थी। अलाइन राजा? सो राजा, होप सो आपको पूरा का पूरा ये AS19 अच्छे समझ गया होगा और हम आगे बातचीत करते रहेंगे अंडर दी सीरीज एंड अंडर दी सेशंस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, द विल बाय, टेक केयर, दिस इज सीरीज शर्मा साइनिंग ऑफ, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।